नमस्कार, मैं हूं अजय। 9 बज चुके हैं और इस वक्त की सभी बड़ी खबरें और दिन भर की सभी अहम खबरें। सीएम योगी कल गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे पिपराइच चीनी मिल पहुंचेंगे, जहां पर यूपी चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की दोनों चीनी मिलों मुंडेरवा और गोरखपुर के पिपराइच में सल्फरलेस शुगर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। शाम 4 बजे गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचेंगे और गोरक्षनाथ मंदिर में रात को रुकेंगे। मुंडेरवा चीनी मिल में दोपहर में करीब 12 बजे और पिपराइच चीनी मिल में करीब 1 बजे सीएम योगी के जरिए सल्फरलेस शुगर प्लांट का लोकार्पण होना है। इस दौरान प्रदेश के गन्ना विकास और चीनी मिल विभाग के मंत्री सुरेश राणा भी मौजूद रहेंगे। यूपी में पहली बार निगम इलाके में सल्फरलेस चीनी का उत्पादन होने जा रहा है। सल्फरलेस उत्पादित होने वाली चीनी की निर्यात की संभावना ज्यादा होती है। देश में भी इसका बड़ा बाजार बन रहा है। इसके लिए पिपराइच और मुंडेरवा की चीनी मिलों में करीब 25 करोड़ रुपए के अत्याधुनिक प्लांट लगाए गए हैं। मुंडेरवा चीनी मिल में सल्फरलेस चीनी प्रोडक्शन की जो यूनिट लगाई गई है, इसके अतिरिक्त अन्य विकास कार्यक्रमों का लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रस्तावित है। तैयारियों में कल मैंने और एसपी साहब ने भ्रमण किया था और सुरक्षा के दृष्टिगत तैयारियों का जायज़ा लिया था। साथ ही जो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जितनी भी व्यवस्थाएं होती उसको भी सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिए थे। काम वहाँ जोर शोर से चल रहा है और एक अच्छा मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम सफल बनाने के लिए हम लोग प्रयास। तो दरअसल ये जो सल्फरलेस प्लांट का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी, इससे ये पता चलता है कि न सिर्फ चीनी मिलों को शुरू किया गया है, बल्कि चीनी का निर्यात हो सके। चीनी का जो बाजार है, भविष्य का जो बाजार है चीनी का, उसमें जगह बना पाए यूपी की चीनी मिल। इसकी कोशिश है, क्योंकि सल्फरलेस चीनी मतलब बिना हानिकारक केमिकल वाला चीनी। चीनी को साफ करने के लिए, रिफाइन बनाने के लिए सल्फर का जो इस्तेमाल होता है वो उसमें चीनी में भी मिला रह जाता है, जो हमारे आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए अब ऐसी मशीनें आ रही हैं जिससे आप चीनी को सल्फरलेस बना सकते हैं। ऐसे सल्फरलेस शुगर, सल्फरलेस चीनी यानी बिना सल्फर वाला चीनी बाजार में आज भी मौजूद है, मगर इसे और बढ़ावा देने की ये कोशिश। अजीत सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, तो भविष्य और विदेश के व्यापार को भी यूपी तक लाने की कोशिश, सल्फरलेस चीनी मिलों का उद्घाटन होगा कल। देखिए, बिल्कुल अजय, जिस तरह यूपी सरकार काम कर रही है उसको लेकर लगातार यही कोशिश की जा रही है कि निवेश कैसे आए और लोगों को रोजगार कैसे मिले। इसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से कई सारी बातें कही गई और आज इसीलिए कल 2 चीनी मिले हैं जो मुंडेरवा है, मुंडेरवा के बाद जो गोरखपुर की पिपराइच चीनी मिल है, वहां पर सल्फरलेस जो प्लांट है उसका लोकार्पण होगा और साथ ही उच्च गुणवत्ता की चीनी के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसी उद्देश्य से इन प्लांटों का लोकार्पण मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। और लगातार अजय आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में निवेश कैसे आए, फिल्म इंडस्ट्री कैसे आए, जो बड़े व्यापारी हैं वो कैसे आए। सीएम चाहे महाराष्ट्र जाए चाहे किसी अन्य जगह से जाते हैं, वो इस बात पर जरूर ध्यान देते हैं कि उत्तर प्रदेश को कैसे आगे ले जाना है। उसी दिशा में किसानों को लेकर भी बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। जहां कल वो सिंचाई विभाग में नियुक्ति पत्र बांटेंगे, तो वहीं मुंडेरवा पिपराइच चीनी मिल के प्लांटों का उद्घाटन भी करेंगे और 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर रहेंगे। अजय, साफ तौर पे तो अजीत, अगर इस तरह की सरकार की मंशा दिखाई दे रही है कि चीनी को सेहतमंद कैसे बनाया जाए, उसके लिए सल्फरलेस प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं, तो हम उम्मीद ये भी करें कि आने वाले दिनों में चाहे वो गुड़ हो या और तमाम चीजें हों जिसमें बहुत ही हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें साफ बनाने के लिए, गुड़ को सफेद बनाने के लिए, उस सब पर भी सरकार नजर डालेगी और उन्हें भी सेहतमंद बनाएगी। देखिए, बिल्कुल इस दिशा में सीएम की तरफ से पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। जो खाद्य रसद विभाग है या जो जांच करता है वो डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से साफ तौर पर उनकी तरफ से कह दिया गया कहीं भी कोई अगर गड़बड़ी मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कहीं भी केमिकल नहीं मिलाया जाएगा। वो चाहे दवा हो चाहे खाने पीने का सामान हो, केमिकल का कम से कम इस्तेमाल किया जाता है। ये सीएम की पहले से डिमांड रही है, पहले से उनकी तरफ से निर्देश रहा है। तो उसी दिशा में ये एक बड़ा कदम है और आने वाले दिनों में कई चीनी मिलों में सल्फरलेस जो प्लांट है उसको खोला जाए। बिल्कुल अजीत, तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब सीएम योगी जो जा रहे हैं सल्फरलेस प्लांट का उद्घाटन करने, तो प्रदेश में आज देश में दरअसल ज्यादातर खाने पीने की चीजों में जहरीली चीजें मिली हुई हैं, उससे हमें मुक्ति दिलाएंगे सीएम योगी। और यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी है, किसानों को 4,333 करोड़ रुपए मिलेंगे।
2 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा होगा। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मदद मिलेगी। यूपी सरकार ने केंद्र सरकार को यह लिस्ट भेजी है। करीब 2.25 करोड़ किसानों को अब तक इसका फायदा मिला है। किसानों को 22,594 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और फिर से एक नई खेप 4,333 करोड़ की। सरकार किसानों को हर सुविधा दे रही है। किसानों को के लिए अनुदान, उपकरणों पे अनुदान की योजना चलाई गई है और माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत भी उनके खातों में सीधे धनराशि जा रही है। लगभग 2 करोड़ 16 लाख किसानों को अभी शीघ्र ही ये धनराशि उनके खातों में हस्तांतरित होने वाली है। ये अनुरोध है किसानों से कि वो किसी भ्रम में न रहें। सब सरकार उनके साथ है। उनके सम्मान के लिए, उनके लाभार्थ के लिए सरकार कार्यरत है और न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार उपलब्ध करा रही है। तो यूपी से तो अच्छी खबर है किसानों के लिए। क्या दिल्ली से आएगी अच्छी खबर किसानों से? अमित शाह की मुलाकात हो रही है आंदोलनरत किसानों से। दिल्ली के पूसा में किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बताया कि पूसा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है और उसी पूसा में मुलाकात हो रही है। इसमें राकेश टिकैत भी शामिल हैं। करीब 14 किसान नेता इस मुलाकात में शामिल हो रहे हैं। कल किसानों की सरकार से छठे दौर की बैठक भी होनी है, तय है पहले से, मगर आज उससे पहले अमित शाह से मुलाकात। क्या यहां से समाधान का रास्ता निकलेगा? शंकर आनंद हमारे संवाददाता नजर बनाए हुए। शंकर, क्या बैठक की शुरुआत हो गई है? जगह बदली, क्या बैठक शुरू? जगह तो बदल चुकी है। अमित शाह के आवाज से ये शुरुआती तौर पे बैठक होनी थी, लेकिन बाद में यहाँ से तमाम जितने भी किसान नेता आए थे वो यहाँ से जा चुके हैं। पूसा स्थित जो करोलबाग के पास में है, तो पूसा स्थित जो इंटरनेशनल गेस्ट हाउस है वहाँ पर तमाम किसान नेता हैं और वहाँ पर ये बैठक चल रही है। जो अभी हमारे सूत्र के हवाले से भी मैं बताना चाहूंगा कि थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पे पहुंचे हैं और इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो अब इस मामले पर आगे किस तरह से एक बीच का रास्ता निकाला जाए, किस तरह से एक समाधान किया जाए, तो इन तमाम मामलों पर बातचीत चल रही है। हालांकि बातचीत के लिए 15 नेताओं के आने की बात थी, जिसमें कि अभी कुछ नेता अमित शाह के घर पे आ गए थे। तो केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पे यहाँ आने के बाद में उन्हें जानकारी मिली कि यहाँ पर अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि उनको बाद में यहाँ पे आने बाद पता चला कि बैठक यहाँ पर नहीं हो रही है। तो उस चलते कुछ किसान नेता यहाँ नाराज भी हुए, लेकिन फिर बाद में उनको समझा करके दिल्ली पुलिस की टीम अपने साथ में लेकर पूसा इंस्टीट्यूट पे पहुंचे और वहां पर अब बैठक में उन किसान नेताओं को बैठाया गया और उनसे आगे पूछताछ, उनसे फिर आगे बातचीत की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि आगे का इस मामले पर आगे विकल्प के तौर पर एक रास्ता निकाला जाए और आगे इस मामले का समाधान निकाला जाए। हालांकि एक दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बैठक है वो कल, जिसमें कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में और किसान नेताओं के प्रतिनिधियों के बीच में वो पहले से तय है, लेकिन यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि आज रात में किसान नेताओं के साथ बैठ करके इस मामले का समाधान किया जाए। अगर समाधान निकलता है, ये तो बड़ी बात आप कह रहे हैं शंकर कि क्या आज की रात समाधान निकल जाएगा? गृह मंत्री के साथ मुलाकात में छठे दौर की बातचीत से पहले ही रास्ता तय हो जाएगा? ये बड़ी बात आपकी नजर बनी हुई। आपसे अपडेट जरूर हम लेंगे जैसे ही मीटिंग की बातें बाहर निकलती हैं। दिल्ली में मुलाकात गृह मंत्री से 14 किसान नेताओं की। राकेश टिकैत भी यूपी से इसमें शामिल। और फतेहपुर में बालू अवैध खनन की जांच करने सीबीआई की टीम पहुंची। खनन ऑफिस में पहुंचकर सीबीआई ने दस्तावेजों को खंगाला। फतेहपुर में 2 पट्टे धारकों पर दर्ज है अवैध खनन की एफआईआर। अखिलेश सरकार में अवैध खनन की जांच कर रही है सीबीआई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था सीबीआई जांच का आदेश। फतेहपुर, कौशाम्बी, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट में दर्ज है केसेस। फतेहपुर में शनिवार तक रुककर जांच कर सकती है सीबीआई। फतेहपुर के तत्कालीन डीएम अभय प्रताप निलंबित किए गए थे। अखिलेश सरकार में तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के कार्यकाल का ये सारा मामला है। अब सीबीआई की टीम पहुंची है फतेहपुर पूरे दस्तावेजों को खंगालने। और प्रतापगढ़ में 112 में तैनात सिपाही ने अभद्रता की महिला सिपाही से अभद्रता की है, मारपीट भी की है। महिला सिपाही को अगवा करके भागा ये दबंग सिपाही। कोहरोड़
पुलिस ने पीछा करके सिपाही को पकड़ा। पुलिस ने हिरासत को लेकर अब थाने में उसे बंद किया है। उन्नाव में डायल 112 में तैनात है ये दबंग सिपाही प्रमोद सरोज। गाड़ी हटाने को लेकर महिला सिपाही से विवाद हुआ था। सिपाही की दबंगई का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। आप यहीं अधिकारी बुला लीजिए, मैं बैठूंगा नहीं। बैठो भैया, भाई हट जाओ भैया, बैठो। बलिया में पुलिस ने बाइक लिफ्टर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने एक खंडहर में छिपाकर रखी गई चोरी की 12 बाइक बरामद की है। पकड़े गए बदमाश पूर्वांचल के कई जिलों से बाइक चोरी कर बिहार में बेचने के गोरख धंधे में जुटे थे। पुलिस पकड़े गए बदमाशों के बाकी नेटवर्क को अब खंगाल रही है। शहर कोतवाली में बीती रात में करीब 11:30 बजे 2 मोटरसाइकिल चोर पकड़े गए हैं और उनके कब्जे से 12 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। अंतर जनपदीय से बढ़ के मैं कहूँगा ये अंतर प्रांतीय गिरोह की श्रेणी में आएगा। क्योंकि ये मोटरसाइकिलें चुराते ज़रूर उत्तर प्रदेश से थे, लेकिन इनका बेचने का काम जो है वो बिहार में ये किया करते थे, जो सीमावर्ती ज़िले हैं बलिया के। तो मैं इनको अंतर प्रांतीय गिरोह कहूँगा। और बागपत के खेखड़ा थाना इलाके में नाली से पानी निकासी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में कई राउंड दोनों पक्षों के बीच गोलियां चल गईं। घटना में 2 सगे भाई गोली लगने से जख्मी हो गए। इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक भाई की हालत गंभीर बनी हुई है, इसे ट्रॉमा सेंटर मेरठ रेफर किया गया है। मौके पर पहुंचे एसपी बागपत ने घटना के बारे में जानकारी दी। लोग घायल हैं, जिसमें एक का नाम सुधीर है और दूसरे का नाम मनोज है। इसमें ये एक ही परिवार के हैं और इसमें नाली के पानी को निकासी को लेकर विवाद था। इसमें जो अभियुक्त है जिनका नाम प्रकाश में है, एक का नाम मोहित है, एक का नाम विश्वास और एक का नाम विशाल, इन सबके लिए दबिशें दी जा रही हैं। बरेली में लव जिहाद से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। इस बार मुस्लिम समुदाय की लड़की के अगवा होने का आरोप हिंदू समुदाय के लड़के पर लगा है। लड़की के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी जहां जॉब करती थी वहां पर अमन नाम का लड़का उसे अपने साथ ले गया। मामला 5 दिसंबर का था। पुलिस ने मामले में तुरंत फुर्ती दिखाई और एफआईआर दर्ज किया और लड़की को 6 दिसंबर को ही बरामद कर लिया गया। इस मामले में एसपी सिटी का कहना है कि लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं और लड़की ने कोर्ट में लड़के के पक्ष में बयान दिया, जिसके बाद कोर्ट ने लड़की को लड़के के साथ उसके घर भेज दिया। इसमें धर्म परिवर्तन की कोई बात नहीं। कन्वर्जन जैसी कोई बात नहीं ना, प्रार्थी जो है उनके द्वारा तहरीर में भी इस तरह की कोई बात नहीं कही गई। लड़की के द्वारा भी कहीं इस बात का ना 161 में कहा गया ना 164 में कहा गया, किसी प्रकार का रिलीजियस कन्वर्जन की बात कहीं सामने नहीं आई है, ना लिखित तौर पे ना मौखिक तौर पे कहीं हमें। फिरोजाबाद में थाना शिकोहाबाद पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों से मुठभेड़ हुई है। शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। इनके पास से तमंचे कारतूस बरामद हुए हैं। पकड़े गए बदमाश सोशल मीडिया में हथियारों के साथ फोटो डालते थे। 2 अलग-अलग साहसिक मुठभेड़ों में 3 बदमाश पकड़े हैं और तीनों के पास तमंचे मिले हैं, कारतूस मिले हैं। एक बदमाश के ऊपर पहले से भी उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है और एक अभी कुछ दिन पहले उसके ऊपर एक महिला से छेड़खानी का मुकदमा भी लिखा गया था। जो 2 बदमाश हैं वो एक बारात में फायरिंग कर रहे थे, उनके पास से एकदम कारतूसों का जखीरा मिला है। इनसे और भी पूछताछ हो रही कि कारतूस कहाँ से लाए थे और एक अच्छी कार्रवाई शिकोहाबाद पुलिस द्वारा की गई है। अगले साल की दूसरी छमाही में भारत में भी शुरू हो जाएगी 5G की सेवा। पीएम मोदी की मौजूदगी में ये भरोसा दिलाया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने। दरअसल इनसे पहले इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने देश में तय वक्त पर 5G सेवा शुरू करने की बात कही थी। शुरू हो गई 5G की उल्टी गिनती। 2021 की दूसरी छमाही में होगी लॉन्च। 5G से साकार होगा आत्मनिर्भर भारत। चंद महीने दूर 5G की सेवा। 5G revolution in India in the second half of 2021. बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान एक स्पीच में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन
मुकेश अंबानी ने भारत में 5G प्लान के बारे में बताया और भरोसा दिलाया कि रिलायंस जियो भारत में अगले साल के उत्तरार्ध में 5G लॉन्च करेगी। I assure you that Jio will pioneer the 5G revolution in India in the second half of 2021. It will be powered by indigenous developed network, hardware and technology components. Jio's 5G service will be a testimony to your inspiring vision of Atmanirbhar Bharat. मुकेश अंबानी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारत के विकास में टेलीकॉम सेक्टर की अहम भूमिका को गिनाया। साथ ही देश में तय वक्त पर 5G की सेवा शुरू करने की बात भी कही। We need to work together to ensure a timely rollout of 5G to leapfrog into the future and empower millions of Indians. आपको बता दें कि ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस का चौथा साल है, लेकिन इस बार ये कार्यक्रम कोरोना वायरस की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना काल में ग्लोबल हेल्थ और फॉरेन पॉलिसी को लेकर यूनाइटेड नेशन की बैठक हुई। मीटिंग में भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारियां हैं। भारत ने यूएन में कहा कि इस महामारी से लड़ने के लिए हमने मिशन मोड में काम किया। भारत ने कोविड की लड़ाई में समग्र रणनीति अपनाई, जिसकी वजह से बाकी देशों की तुलना में हमारी स्थिति बेहतर है। India has taken a holistic approach towards this subject based on the 4 main pillars of healthcare. The first pillar is preventive healthcare. The second pillar is affordable healthcare. The third pillar is improvements on the supply side. The motto of the Government of India, together for everyone's growth with everyone's trust,